यंगचिन लिमिटेड जो है वो मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम फॉलो करता है। मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम फॉलो करता है, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम सेल्स के वैरिएंसेस निकालेंगे तो हम जो सेल्स के वैरिएंसेस निकालेंगे वो कंट्रीब्यूशन के बेस पे निकालेंगे, ठीक है ना। प्रॉफिट के बेस पे निकालेंगे ना टर्नओवर के बेस पे निकालेंगे, हम इधर निकालेंगे कंट्रीब्यूशन के बेस पे। आगे कुछ डाटा दे रखा है 2012-13 से रिलेटेड कि सेल्स जो हमने करी हैं वो इतने की हमारा टारगेट था, हमने करा इतना है उस तरीके से। और जो इतना क्या है, जो हमारे इतने का टारगेट था उसकी वैल्यू इतनी थी, लेकिन जो हमने एक्चुअल में किया है उसकी वैल्यू इतनी है। मटेरियल इतना लगा है, लेबर इतना लगा है, वेरिएबल ओवरहेड्स हमारे इतने लगे हैं। और देखो जो सेल्स यूनिट होता है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट प्रोडक्शन यूनिट ही होता है। हम ऐसा मान कर करके नहीं चलते कि कुछ क्लोजिंग स्टॉक में बचा हुआ है। अगर कुछ क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो इस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक में ऐसा कुछ नहीं दे रखा, तो आपको ये मान करके चलना है कि जो सेल्स है उतनी ही प्रोडक्शन हुई है, ठीक है। जो सेल्स बजट जो कंपनी ने ये जो बजट बनाया है ये इस एक्सपेक्टेशन पे बेस है कि जो कंपनी की जो मार्केट शेयर है वो कितनी है, 12% की है। यानी जो टोटल मार्केट साइज है उसका 12% जो है वो कंपनी का मार्केट शेयर है, मार्केट टोटल। तो यानी ये कंपनी की मार्केट साइज कितनी एस्टिमेट कर रहे हैं, तो इन्होंने बजट बनाया है 24,000, और 24,000 रिप्रेजेंट करता है इनके हिसाब से टोटल मार्केट साइज का 12%। यानी इसको तो आप 24,000 डिवाइड बाई 12% कर दोगे, यानी जो टोटल मार्केट साइज ये लोग एस्टिमेट कर रहे हैं वो कितनी कर रहे हैं, 2 लाख यूनिट्स की कर रहे हैं टोटल मार्केट साइज। और अपना जो सोच रहे हैं कि हमारा मार्केट जो शेयर है वो इस साइज में से हमारा शेयर कितना है, 24,000 यूनिट्स का, जो कि मार्केट शेयर साइज का 12% होता है। लेकिन जो एंटायर इंडस्ट्री है वो है 2,40,000 यूनिट्स की, तो मतलब इनकी एस्टिमेशन गलत हो गई ना, है ना। अब देखो इधर स्टैंडर्ड, इधर एक्चुअल रेट दे रखी है किसकी, मटेरियल और लेबर की दे रखी है ना। ये और 1 किलो की रेट है ये। मटेरियल प्राइस पर केजी की स्टैंडर्ड में 8 है, लेकिन एक्चुअल में लगा कितना, 7.5। लेबर रेट पर आर स्टैंडर्ड में 6 लगना चाहिए था, लेकिन लगा कितना, 6 रुपया 40 पैसा 1 घंटे का। अब हमें जो है रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने हैं इन सब वेरिएंसेस का यूज़ करके। तो देखो जो रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है। बजटेड प्रॉफिट में से हम जो एडजस्टमेंट करते हैं वेरिएंसेस का, फिर हमारा एक्चुअल प्रॉफिट आ जाता है। तो यानी हमें मेन निकालना क्या, हमें वेरिएंसेस ही निकालने हैं। लेकिन वेरिएंसेस भी हमारे पास 2 तरीके के हैं, एक हमारे पास है सेल्स वेरिएंस, एक हमारे पास है कॉस्ट वेरिएंस। तो ये सारे हैं कॉस्ट वेरिएंस, ये है सेल्स वेरिएंस। तो कॉस्ट वेरिएंस जितने भी हैं ये, इनको निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले टेबल प्रिपेयर करनी पड़ेगी। तो आइए सबसे पहले हम कॉस्ट वेरिएंसेस को निकालने के लिए कॉस्ट वेरिएंसेस उसके लिए टेबल प्रिपेयर करते हैं। ये देखो बजट है ना, आप ये देख रहे हो सबसे पहले बजट वाले इसमें टेबल में फिल करेंगे। यूनिट्स, बजटेड यूनिट्स है कितनी, 24,000 यूनिट्स है, तो हमने इधर 24,000 भर दिया, फिल कर दिया, ठीक है। बजटेड कोई प्राइस दे रखा है, रेट हाँ दे रखा है। बजटेड मटेरियल लेबर का दे रखा है 8 और 6, ठीक है, हमने यहाँ पे 8 और 6 डाल दिया। फिर ये वाला कॉलम बच गया और प्राइस का आखिरी वाला बच गया, तो ठीक है। इस वाले कॉलम में हमें टोटल यूनिट्स पता है, तो डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स हमने लिख दिए। अब हमें टोटल केजी चाहिए, मटेरियल के लिए क्या चाहिए हमें, टोटल केजी। तो यानी ऊपर में हमें न्यूमरेटर में टोटल केजी चाहिए, लेकिन हमें पता नहीं है कि टोटल केजीस हैं कितने। तो इसको निकालने का एक तरीका है, देखो टोटल आपने सोचा है कि 960 रुपये हमारे मटेरियल में खर्च होंगे, और यहाँ पे दे रखा है कि और मटेरियल की 1 किलो की रेट है 8 रुपया। तो यानी आपने कितना एस्टिमेट लगाओगे कि आपका कितना खर्च हो गया। अगर 960 रुपये टोटल खर्च हुए हैं और 1 किलो की रेट 8 रुपया है, तो यानी टोटल कितने किलो आपने यूज़ किया, डिवाइड कर दो 960 डिवाइड बाय 8 यानी 120 किलो। इस तरीके से आपने कितने आर यूज़ किए हैं, देखो टोटल लेबर को आप पे कर रहे हो 1440 का, और 1 आर की रेट है 6 रुपया, यानी कितने आर आपने यूज़ किए होंगे। तो 1440 डिवाइड बाई 6 कर दो 240 है। तो यानी इनपुट पे हमने यहाँ पे टोटल किलो लिख दिया, टोटल जो है आर्स वर्कड वो लिख दिया। अब देखो जो पर यूनिट पे जो आर होता है, पर यूनिट का जो लेबर आर होता है वही लेबर आर, वही पर यूनिट का लेबर आर वेरिएबल ओवरहेड्स का भी होता है और फिक्स ओवरहेड्स का। यानी अगर मैं एक बात बोलूँ कि जो वेरिएबल ओवरहेड्स है, फिक्स ओवरहेड्स है और जो लेबर है,
इन तीनों का जो पर यूनिट का जो होता है लेबर आर ये सेम ही होता है। तो यानी अगर मेरे को यहाँ पे पता चल गया कि पर यूनिट का लेबर आर इतना है, तो वेरिएबल का कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इसको एज इट इज़ उतार दो यहाँ पे। ठीक है, यानी ये फिल होगी, ये फिल होगा, ये फिल हो गई, अब बची सिर्फ ये। तो ये देखो, इसका रेट क्या है कि हमें कि वेरिएबल ओवरहेड का रेट क्या है। तो जब हम बोलते हैं वेरिएबल ओवरहेड का रेट, तो इसका मतलब क्या होता है? तो यानी कि आपने जितना लेबर आर आपने यूज़ किया है, उस लेबर आर का आपको रेट क्या पड़ा वेरिएबल एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंग। देखो, हमने टोटल वेरिएबल हमने सोचा था कि 2400 रुपया खर्च करेंगे। ठीक है, 2400 रुपया खर्च, चलो 2400 है ना, हाँ 2400 का आपका खर्चा हो रहा है। लेकिन आप 2400 रुपये खर्चा जब आप कर रहे हो, तो उसके लिए आप कितना लेबर आर यूज़ कर रहे हो? जाहिर सी बात है 240 एक यूनिट के लिए। अगर हम इतना खर्चा कर रहे हैं तो 24,000 यूनिट के लिए कितना करोगे? आपको सीधा इंटू करो और ये दो आप कट जाएगा। यानी टोटल आप जो वेरिएबल ओवरहेड्स में जो आप जो लेबर आर यूज़ करो, 240 लेबर आर यूज़ करो। यानी टोटल वेरिएबल हेड का एक्सपेंसिव इतना है, टोटल वेरिएबल लेबर हेड में आप इतना आर यूज़ करो। यानी एक जो लेबर आर है उसका कितना रेट पड़ गया? 10 रुपया। तो यहाँ पे आ गई 10 रुपये। अब ठीक इसी तरीके से जो मैंने निकाला है टोटल किलो, टोटल जो लेबर आर और जो वेरिएबल ओवरहेड की जो रेट निकाले, उसी तरीके से एक्चुअल में भी आपको उसी तरीके से निकालनी है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन दोनों की सेम ही दे रखी है, दोनों में उतनी ही इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो ये सारी फिगर आपको सेम उसी तरीके से एक्चुअल में भी निकाल लेनी है। अब आते हैं हम स्टैंडर्ड पे। तो स्टैंडर्ड में क्या होता है, जो यूनिट्स लेते हैं वो एक्चुअल यूनिट्स लेते हैं। देखो यहाँ पे एक्चुअल यूनिट्स है, तो यहाँ पे एक्चुअल यूनिट्स डाल दो यहाँ पे। फिर इसमें क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक का इसमें एडजस्टमेंट कर दो। बट इसमें क्वेश्चन में किसी भी तरीके की क्लोजिंग या ओपनिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट नहीं दे रखी है, तो कुछ नहीं करेंगे। यानी जो एक्चुअल यूनिट्स है वो एज इट इज़ यहाँ पे उठ करके आ जाएगी। फिर बाकी जो कॉलम, 2 कॉलम है, ये बजट वाले में से हमें उठाने होते हैं, तो बजट वाले में से हमने उठा दिया। ठीक है, अब एक बार हमारा स्टैंडर्ड बन गया, उसके बाद बजट को भूल जाओ। फिर स्टैंडर्ड और एक्चुअल का यूज़ करते हैं हम कॉस्ट वेरिएंसेस निकालने के लिए। तो अब टेबल मिल गई है, हमें पता भी है कि कॉस्ट वेरिएंसेस कैसे निकालते हैं। तो सिंपल हम जितने भी कॉस्ट वेरिएंसेस हैं वो निकाल सकते हैं। यानी इस पूरे टेबल में ये कॉस्ट वेरिएंसेस एक तरीके से हमने निकाल लिया। अब हमें निकालना है सिर्फ ये सेल्स वेरिएंस निकालना है। ठीक है, तो अब समझते हैं सेल्स वेरिएंस कैसे निकाले जाते हैं। देखो, ये सारी वैल्यू दे ही रखी है, हमें दे रखी है ना। देखो 6009 सेल्स वैल्यू इतनी है, मटेरियल लेबर बजट का दे रखा है सारा, एक्चुअल का भी हमें सारा दे ही रखा है। तो इन सबको आपने पर यूनिट पे निकाल देना कि बजट की जो भी वैल्यू दे रखी है, इधर लेबर की, मटेरियल की, वेरिएबल ओवरहेड्स की, इसकी बजटेड सेल्स यूनिट निकाल दो, पर बजटेड सेल्स यूनिट। और जो एक्चुअल इधर पर एक्चुअल सेल्स यूनिट निकाल दो। यानी इसको बजट वाले यूनिट से डिवाइड कर दो और एक्चुअल वाली फिगर्स को एक्चुअल वाले यूनिट से डिवाइड कर दो। यानी पर यूनिट में आपका निकल गया एक तरीके से। ठीक है, पर यूनिट में निकल गया। अब आप क्या करो कि अब चूँकि जो सेल्स वेरिएंस निकालते हैं हम, वो किसके पर्सपेक्टिव में, किसको सेंटर में रख करके निकालते हैं? वो हम रख करके निकालते हैं जो सेल्स मैनेजर होता है उसको सेंटर में रख करके। यानी हम ये देखना चाहते हैं कि जो सेल्स मैनेजर है उसने उसकी गलती की वजह से कितना जो है हमारा नुकसान हुआ है। तो सेल्स मैनेजर की गलती, देखो सेल्स मैनेजर की गलती किससे देखेंगे हम? जो सेल्स प्राइस कम या ज़्यादा है वो सेल्स मैनेजर के कारण हुआ है। लेकिन अगर कोई वेरिएबल हो रहा है, मटेरियल या फिर लेबर में अगर कोई रेट इधर उधर हो रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है, तो वो सेल्स मैनेजर की गलती नहीं है। वो आप प्रोडक्शन वालों को जाके देखो, परचेज वालों को पकड़ो, है ना। तो सेल्स मैनेजर की गलती कहाँ पे होती है? सिर्फ सेल प्राइस में होती है। इसलिए जो भी लेबर और वेरिएबल के हिसाब, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड या फिर मटेरियल के में जो भी वेरिएंसेस आते हैं हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो ठीक है, तो एक्चुअल सेल्स क्या है हमारी? एक्चुअल जो सेल्स है पर यूनिट की वो ये है। ठीक है, उसके बाद हमें एक्चुअल में हमने देखा इधर वेरिएंसेस आ रहे, इधर कुछ आ रहा है, इधर कुछ आ रहा है, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। हम सीधा यही उठा लेंगे कि एक्सपेंसेस, चलो मान के चलते हैं कि एज इट इज़ वही हुए हैं जितना मतलब होना था। ठीक है, एज इट इज़ वही के वही हुए हैं। तो अब कंट्रीब्यूशन में कितना लॉस आ रहा है? तो देखो 0.065 अब कंट्रीब्यूशन आ रहा है। सब कुछ ठीक जाता तो 0.05 कंट्रीब्यूशन होता है, और सिर्फ तुम्हारे कारण, चूँकि जो सेल वैल्यू पर यूनिट की ये आनी चाहिए थी और एक्चुअल में तुमने ये किया,
तो हमने सिर्फ सेल यूनिट में जो है वो चेंज करके देखा तो हमारी जो कंट्रीब्यूशन हमारी चेंज हो गई। यानी ये जो भी डिफरेंस है ये किसके कारण, ये सिर्फ सेल मैनेजर के कारण आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे हम ये एक्चुअल वाले को कंपेयर करके देखें तो यहाँ पे जो भी कंट्रीब्यूशन आएगा और इन दोनों में जो भी डिफरेंस होगा वो डिफरेंस के कारण कौन कौन होंगे, उसका कारण जिम्मेदार सेल्स मैनेजर भी होगा, प्रोडक्शन मैनेजर भी होगा, परचेज मैनेजर भी होगा। लेकिन चूंकि हमें सिर्फ सेल्स मैनेजर का निकालना है तो हम ये मान करके चलेंगे कि जितने भी एक्सपेंसेस हमने किए हैं वो एज इट इज़ ही आए हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आया। जो सेलिंग जहाँ पे सिर्फ जो सेल्स मैनेजर जिम्मेदार है, सिर्फ वहीं पे हम सिर्फ चेंज को कंसिडर कर रहे हैं। इसलिए हमने एक्चुअल को लिखा है यहाँ पे सेल्स वैल्यू में पर यूनिट में, और बाकी जो वेरिएबल एक्सपेंस जो भी एक्सपेंसेस है, वेरिएबल नहीं जो भी एक्सपेंसेस सबको बजट के समान ही रखा है हमने। तो ये आ गया। अब देखो सेल्स मैनेजर की गलती के कारण हमें कितना भुगतना पड़ रहा है, अब हम वो चेक कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो तो अब हम निकाल रहे हैं सेल्स कंट्रीब्यूशन वेरिएंस। तो देखो, और सेल्स में पता है ना कि जैसे जो कॉस्ट वेरिएंस होता है उसमें क्या होता है, हम स्टैंडर्ड में से एक्चुअल को माइनस करते हैं, बट जो सेल्स वाले वेरिएंस होते हैं उसमें हम एक्चुअल में से स्टैंडर्ड को माइनस करते हैं। तो देखो एक्चुअल ये आया 0.065 और ये हमारा बजटेड था। ठीक है, इन दोनों का वेरिएंस, कंट्रीब्यूशन का वेरिएंस इनटू एक्चुअल सेल्स कितनी हो रही है, इतनी हो रही है। तो यानी 380 इतना हमारा जो है ये फेवरेबल में आ गया। यानी सेल्स मैनेजर के कारण हमें यहाँ पर तो हमारी कंट्रीब्यूशन में हमें मुनाफा हो रहा है। अब वॉल्यूम वेरिएंस देखते हैं, यानी वॉल्यूम के कारण कितना हमें लॉस या गेन हो रहा है। तो एक्चुअल में हमने इतनी बेची, लेकिन हमें बेचनी चाहिए थी इतनी, यानी हमने ज़्यादा बेची। तो बजट के हिसाब से हमें जो है कितना मतलब हमें गेन हो रहा है। अगर कंट्रीब्यूशन हमारा सेम ही रहता, जो हमारा बजटेड कंट्रीब्यूशन था, तो हमें वॉल्यूम के कारण हमें कितना घाटा या लॉस होता। तो देखो इतना एक्चुअल में सेल्स यूनिट हुआ है, इतना होना था, इतनी यूनिट की सेल, और बजटेड कंट्रीब्यूशन ये है, तो हमारा इतना जो है वो फ़ायदा हो गया। तो बस हमने क्या किया, इसमें फेवरेबल वाले को बजट प्रॉफिट में फेवरेबल वाले को प्लस करते गए और जो ये एडवर्स वाले उनको लेस करते गए, तो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट हमारा जो है यहाँ पे निकल कर आ गया। सिंपल सी बात है। बट यहाँ पे एक चीज़ हमसे और पूछ रहे हैं, यहाँ पे पूछ रहा है मार्केट साइज वेरिएंस और मार्केट शेयर वेरिएंस भी कैलकुलेट करो। ठीक है, तो मार्केट शेयर वेरिएंस ये देखो, ये जो दो वेरिएंस हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला ना, मार्केट शेयर वेरिएंस और मार्केट साइज वेरिएंस, ये क्या होते हैं, ये जो वॉल्यूम वेरिएंस है ना, इसी का एक्सटेंशन होते हैं। ठीक है, हमने देखा ना कि जो सेल्स में जो ऊपर नीचे हुआ है, जो बिक्री ऊपर नीचे हुई है, जो सेल्स वॉल्यूम के कारण, सेल यूनिट ज़्यादा या कम बिकने के कारण जो भी बजटेड हमारा जो कंट्रीब्यूशन था उसके अंदर जो भी हमारा घाटा या मुनाफा हो रहा है, उसको हम दो भाग में बांट देते हैं कि इसमें से कौन सा मुनाफा जो है वो हमारे गलती के कारण हो रहा है, कि हमने जो मार्केट साइज जो गलत एस्टिमेट करी उसके कारण हो रहा है, कौन सा मुनाफा जो हो रहा है वो उसके कारण मुनाफा या घाटा हो रहा है वो सेल्स मैनेजर के कारण एक्चुअल में हो रहा है। तो ये देखो, ये है, देखो ये मार्केट साइज हमने सोची दिया है, ये एक्चुअल में मतलब हमने क्या किया, प्रोडक्शन किया है, मतलब एक्चुअल में प्रोडक्शन ही बेचा है, यानी 25,600 यूनिट हमने बेचा है। ठीक है, बट हमें बेचना कितना चाहिए था, हमने तो सोचा कि हमें 24,000 बेचना चाहिए था, लेकिन 24,000 हमने क्या 2 लाख की मार्केट साइज हमने सोचा था कि हमारा 12% 24,000 निकलेगा। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में मार्केट साइज थी कितने की, 2,24,000 की, यानी हमें बेचना कितना चाहिए था, हमें 2,40,000 का 12% बेचना चाहिए था। यानी इतना, ये क्या है, ये 2,40,000 का 12% है, यानी हमने बेचा इतना, हमें बेचना इतना चाहिए था। ठीक है, और तो उस हिसाब से हमारा जो बजटेड कंट्रीब्यूशन है, अब देखो, अब आप कहोगे बजटेड कंट्रीब्यूशन क्यों लिखा, देखो ये जो है ये वॉल्यूम वेरिएंस का ही तो एक्सटेंशन है ना, यानी वॉल्यूम वेरिएंस में हम बजटेड यूज़ कर रहे हैं, यानी शेयर में और साइज में हम दोनों में हम जो है वो बजटेड कंट्रीब्यूशन ही यूज़ करेंगे, क्योंकि उसी का तो वॉल्यूम का ही तो है ना ये फर्दर एक्सटेंशन है। तो वहाँ पे अगर हमने बजटेड कंट्रीब्यूशन यूज़ किया तो यहाँ पे भी हम बजटेड कंट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे। तो मार्केट शेयर वेरिएंस क्या बताता है, मार्केट शेयर वेरिएंस हमें ये बताता है कि आपको कितना कंट्रीब्यूशन का लॉस हुआ, किस कारण से, कि आपने कितना सेल किया और आपको कितना सेल करना चाहिए था, इन दोनों के बीच में आपको कितना लॉस हुआ।
फिर मार्केट साइज वेरिएंस क्या बताता है? मार्केट साइज वेरिएंस बताता है कि आपकी एस्टिमेशन की गलती के कारण जो टोटल जो वॉल्यूम वेरिएंस में घाटा या नफ़ा आ रहा है, उसमें से कितना घटा या नफ़ा आपने जो गलत मार्केट एस्टिमेट करी उस कारण से आ रहा है। देखो, आपको मार्केट एस्टिमेट करनी चाहिए थी इतनी, आपने मार्केट एस्टिमेट करी इतने की अपने, यानी मार्केट में आपका शेयर आपको कैलकुलेट करना चाहिए था इतना, आपने कैलकुलेट किया इतना, यानी आपने कितने यूनिट्स का, आपने करीब 48,000 यूनिट आपने कम कैलकुलेट किया। उसकी वजह से जो आपका बजट कंट्रीब्यूशन है वो कितना कमाया? 240, जो भी ये फेवरेबल में आ रहा है, पता नहीं क्या है ये। एक मिनट रुको, हमको इतना करना चाहिए था, हमने बजट में इतना किया, इतना किया, जो भी है सिंपल सी बात है। ये डिफरेंस क्या है, ये हमें कितना करना चाहिए था और हमने कितना किया है, मार्केट साइज के हिसाब से अपना शेयर निकाला है। और वही इनटू किससे करेंगे? बजट कंट्रीब्यूशन से करेंगे, क्योंकि ये वॉल्यूम का एक्सटेंशन है, वॉल्यूम में हमने बजट कंट्रीब्यूशन यूज़ किया है, तो ये हमने निकाल लिया यहाँ पे मार्केट शेयर वेरिएंस और मार्केट साइज वेरिएंस।